गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्रथम में भारत का इतिहास हमारी पुस्तक का नाम है और आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति। तो गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले के जो हमने वीडियोस देखे हैं उसमें हमने गुप्त वंश के पतन के कारण उनकी शासन व्यवस्था और उनके समय जो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त का शासन था, उन सब पर हमने विशद रूप में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम इसकी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त युग का एक विशेष स्थान है। अपनी महान उपलब्धियों और सफलताओं की वजह से इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो गुप्त सम्राटों ने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य का इसकी स्थापना की थी और संपूर्ण साम्राज्य में शांति तथा व्यवस्था स्थापित की थी। परिणाम स्वरूप गुप्त काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। तो आज का जो हम वीडियो देखेंगे इस पर हम गुप्त काल की सामाजिक जीवन, इसके धार्मिक जीवन और इसके आर्थिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि गुप्त काल की जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन से मतलब जो समाज में घटित हो रहा है, किस तरह की जाति व्यवस्था है, परिवार क्या है, विवाह किस तरह से होते हैं, स्त्रियों की स्थिति उस समय कैसी थी, ये सब सामाजिक जीवन के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में हम इस पर गुप्तकालीन समाज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में प्राचीन काल से ही रही है और गुप्त काल में भी ये प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियाँ तो थी ही, इसके अतिरिक्त अनेक मिश्रित जातियाँ भी उस समय विद्यमान थी। जैसा कि हमेशा होता आया है कि ब्राह्मणों का समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान था और उन्हें भूदेव, भूदेव मतलब पृथ्वी का देवता भी कहा जाता था। ब्राह्मणों के प्रमुख कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना आदि थे। वे अपने पांडित्यपूर्ण ज्ञान के लिए विख्यात थे। क्षत्रिय देश रक्षा और प्रजापालन के लिए प्रतिष्ठित थे और वैश्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार आदि से देश की समृद्धि में संलग्न थे। तो शूद्र समाज की शारीरिक सेवा करते थे। तो इस प्रकार सारा अपने अपने लोगों में काम बटा हुआ था। गुप्त युग में अनेक क्षत्रिय व्यापार और व्यवसाय में भी लगे हुए थे। तो मतलब कुछ लोग तो क्या था कि अलग व्यवसायों का, वर्णों ने व्यवसायों का परिवर्तन भी कर लिया था। जैसे शूद्र है तो शूद्रों को व्यापारी भी थे, उनमें किसान भी थे, शिल्पकार भी थे, सेना में भी वो भर्ती हो गए थे। किंतु जो शूद्रों में जो चांडाल थे, डोम थे, कसाई थे, उनकी स्थिति शोचनीय थी। फाइयन लिखता है कि नगर और गांव वालों का इनसे कोई संबंध ही नहीं था और इन लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था और जब ये नगर में प्रवेश करते थे तो डंडा को बजाते थे। डंडा क्यों बजाते थे? ताकि लोग सावधान हो जाए और उनसे स्पर्श होने से उनसे बच जाए। इन सब के बावजूद भी समाज की जो विभिन्न जातियां हैं उनमें आपस में जो संबंध थे वो सौहार्दपूर्ण थे। चांडालों और शूद्रों को छोड़कर अन्य जातियों में खान पान का व्यवहार था। यद्यपि शूद्रों को स्वर्ण लोगों के साथ खान पान का अधिकार प्राप्त नहीं था, फिर भी उनकी स्थिति अन्य युगों की अपेक्षा उत्तम थी। उच्च जाति के जो लोग थे अपने नाई, किसान, अहीर के हाथ का भोजन कर लिया करते थे। तो ये तो था हमारी वर्ण व्यवस्था। अब विवाह कैसे होते थे? नॉर्मली तो अपने वर्ण में ही विवाह किया जाता था, किंतु अंतर जातीय मतलब दूसरी जाति में भी विवाह उस समय प्रचलन में थे। उस समय क्या, एक 2 प्रकार के विवाह थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह कौन से होते थे? ये आपके एक जीके का क्वेश्चन है। अनुलोम जिसमें उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की, उससे जो निम्न श्रेणी की स्त्री है उसका साथ। और प्रतिलोम पत्नी उच्च वर्ण की और पति निम्न वर्ण का। तो ये कहलाता था प्रतिलोम और अनुलोम विवाह। उस समय पारिवारिक जीवन संयुक्त प्रथा प्रचलित थी। जो पिता था उसके परिवार का स्वामी होता था। भाइयों में या पुत्रों में संपत्ति का बराबर बराबर बढ़ती थी। विधवाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था।
अच्छा, गोद लेने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। प्राय जिन व्यक्तियों को संतान नहीं होती थी, वे अपनी पुत्री के पुत्र को गोद ले लिया करते थे, ठीक है? अब स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरह से थी। गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति पिछले युगों की अपेक्षा हीन प्रतीत होती है। इस युग में बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया था। मतलब 10 या 12 वर्ष की जो कन्या होती थी, उनका विवाह नॉर्मली कर देते थे। और अधिक अवस्था में, इससे अधिक अवस्था तक अगर लड़की रहती थी तो उसकी भी निंदा की जाती थी और उसे नरक का अधिकारी माना जाता था। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ स्त्रियों को वैदिक शिक्षा देने की अनुमति भी प्रदान नहीं करते थे। याज्ञवल्क्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नारियां यज्ञोपवीत और वेदों की विद्या की अधिकारिणी नहीं है, परंतु जो राजकुमारियां होती थी या उच्च परिवारों की कन्याएं होती थी, वह वेदों का भी अध्ययन करती थी और ललित कलाओं का भी अध्ययन करती थी। तो इस प्रकार से जो राजकुमारी और कुलीन वर्ग की लड़कियों के अतिरिक्त ऋषियों के आश्रम में जो निवास करने वाली महिलाएं थी, कथा साहित्य एवं प्राचीन इतिहास आदि विषयों का भी वे ज्ञान प्राप्त करती थी। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक से हमें ज्ञात होता है कि स्त्रियां साधारणतः नृत्य, संगीत और चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करती थी। गुप्त काल में विधवा विवाह भी प्रचलन में था। साथ ही सती प्रथा का भी प्रचलन था। चंद्रगुप्त ने अपनी विधवा जो भावस थी द्रुपदेवी से भाभी, उससे विवाह किया था और पुनर्विवाह को भी नियमानुकूल बताया गया था। गुप्तकालीन साहित्यिक और कलाकृतियां उस काल की वेशभूषा की पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है। और गुप्त काल में सती प्रथा का भी प्रचलन था। गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी चिता पर जलकर मर गई थी, लेकिन उस युग में सती प्रथा इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। अच्छा, पर्दा प्रथा विद्यमान तो थी, लेकिन वो कठोर नहीं थी। दास प्रथा प्रचलन में थी, युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा थी। इसके अतिरिक्त जो ऋणकर्ता अपना ऋण नहीं चुका पाते थे, उन्हें भी दास बना लिया जाता था। इसी तरह से वेशभूषा, गुप्त काल के जो राजा और धन संपन्न व्यक्ति होते थे, वे रेशमी व अन्य प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे और उनके वस्त्रों पर कढ़ाई द्वारा आकर्षक डिजाइन भी बनाया जाता था। उनकी पगड़ियां कामदार होती थी और उन्हें झालरों से सुसज्जित किया जाता था। सूती कपड़े का प्रचलन अधिक था। ऋतु के अनुसार ऊनी और रेशमी कपड़ों का भी प्रचलन किया जाता था। एक चीज और देखिए, आप जीके की ही क्वेश्चन है आपका। पुरुषों का जो वस्त्र था, एक अधोवस्त्र होता था, धोती और उत्तरेय, बिना सिले हुए वस्त्र पहनने का रिवाज। पुरुषों द्वारा सिर पर उष्णीय, उष्णीय मतलब पगड़ी, ये जीके का क्वेश्चन है। उष्णीय मतलब होता है पगड़ी, का उस समय प्रयोग किया जाता था। और स्त्रियां साड़ी, पेटीकोट आदि पहनती थी। जैकेट, ब्लाउज, फ्रॉकों का भी उस समय प्रचलन था। आभूषण और केश विन्यास गुप्त काल में, और स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन थे। स्त्रियां हार, कड़ों, अंगूठियों, बाजूबंद आदि को धारण करती थी, पुरुष भी पहनते थे। गुप्तकालीन चित्रों से ज्ञात होता है कि उस काल में जो नारियां थी, विविध प्रकार से अपने केशों को सजाती थी। वे पुष्पों से अपने बालों को विविध प्रकार से सजाया करती थी। केशों का जूड़ा भी बनाया जाता था। भोजन एवं पेय पदार्थ गुप्तकालीन भारतीय समाज में शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का प्रचलन था। चीनी यात्री फाहियान ने इस बात का उल्लेख किया है कि बाजारों में मांस और मदिरा की दुकानें नहीं थी। चांडालों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करता था। गुप्त काल में मदिरा पान का भी प्रचलन था। राजा तथा उच्च परिवार के लोगों के अतिरिक्त जो वेश्याएं थी, वे भी सुरापान करती थी। इसी तरह से जो मनोरंजन के साधन हैं, उनमें अपने वर्तमान जीवन को आनंद और उल्लासपूर्ण व्यतीत करते थे। चौपड़, शतरंज, आखेट, पशु पक्षियों के पारस्परिक युद्ध, नृत्य एवं संगीत आदि उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। भेड़ों, भैंसों, हाथियों की परस्पर लड़ाई का उस समय काफी प्रचार था और इन लड़ाइयों को देखने से लोगों का मनोविनोद होता था। तो इस तरह से उस ये सामाजिक जीवन के ऊपर हमने चर्चा की। अब इसका उस समय गुप्तकालीन जो आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर हम अब चर्चा करेंगे।
गुप्त काल की में कृषि, उद्योग और व्यापार जो था उन्नत अवस्था में था और देश धन संपन्न हो गया था। तो गुप्त सम्राटों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और संपूर्ण साम्राज्य में शांति तथा व्यवस्था स्थापित थी। अतः राजनीतिक एकता एवं सुरक्षा के वातावरण में कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य की अत्यधिक उन्नति हुई और देश में समृद्धि जो देश की समृद्धि है उसमें भी अभिवृद्धि हुई। कृषि उन्नत अवस्था में थी, राज्य की ओर से कृषि पर ध्यान दिया जाता था। गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा जो इन सब की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त जो फल थे जैसे कि आम है, तरबूज, नाशपाती, अंगूर, संतरा इन सब का भी उत्पादन किया जाता था। सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता था और वर्षा के अतिरिक्त कुओं, नहरों, झीलों, बांधों आदि का सिंचाई के रूप में सिंचाई के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता था। उद्योग धंधे गुप्त काल में जो उद्योग धंधे प्रचलित थे वस्तुतः उद्योग देश का प्रमुख उद्योग था और देश के लाखों जो स्त्री पुरुष थे उद्योग धंधों से उनकी जीविका चलती थी। रेशमी वस्त्र बनारस में और सूती वस्त्र मथुरा में तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त पच्चीकारी, हाथी दांत, छपाई का काम, चमड़े का उद्योग, धातु का उद्योग, आभूषण बनाना, ये सारे कार्य उस समय इन सब का उद्योग भी विकसित थे। सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं के सुंदर आभूषण भी बनाए जाते थे, उनकी मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। इसी तरह से व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार की अवस्था जो थी काफ़ी संतोषजनक थी। नदियों से, समुद्रों से, सड़कों से व्यापार किया जाता था। आंतरिक व्यापार जो था नदियों और समुद्रों तथा सड़कों द्वारा होता था। भड़ोच, उज्जैनी, पैठान, विदिशा, बनारस, पाटलिपुत्र, त्रामलिपित, कौशाम्बी, मथुरा ये सब क्या थे उस समय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे जो सड़कों द्वारा एक दूसरे से जुड़े थे। गुप्तों की सुशासन से राजमार्ग सर्वथा सुरक्षित थे। सामान ढोने के लिए गाड़ियां और बैलों हाथियों का प्रयोग किया जाता था। उस समय विदेशी व्यापार भी काफी विकसित था तथा देश की जो आर्थिक समृद्धि थी उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। विदेशी व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग द्वारा भारत पूर्व में तिब्बत और चीन तथा पश्चिम में ईरान और अरब से व्यापार करता था। जल मार्गों से भी व्यापार किया जाता था विदेशी में। पूर्व में त्रामलिपित एक अच्छा बंदरगाह था। ये फिर आपके जीके का क्वेश्चन है कि पूर्व में कौन सा बंदरगाह था? त्रामलिपित लिप्त बंदरगाह था। चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में भारतीय व्यापारी इसी बंदरगाह द्वारा जाते थे। इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छा व्यापारिक संबंध था। रोमन साम्राज्य का भारत से अच्छा व्यापारिक संबंध था। लौंग और चंदन की लकड़ी भारत से लंका भेजी जाती थी और उनका निर्यात पाश्चात्य देशों में किया जाता था। भारत से मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित वस्तुएं, कपड़े, मसाले, नील, औषधियां, नारियल, हाथी दांत आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इसी तरह से श्रेणियां विकसित थी उस समय। गुप्त काल में भी व्यवसायों की श्रेणियां विकसित थी। उनका मुख्य कार्य अपने सदस्यों की आर्थिक दशा को ठीक रखना था। ये अपने सदस्यों की आपसी जो वाद विवाद था उनका निपटारा भी करती थी। इसके अतिरिक्त अपने अपने विधि, नियम और कानून होते थे। इन श्रेणियों का समाज में बड़ा सम्मान था। ये स्वतंत्र संस्थाएं होती थी और इनके पास अपनी संपत्ति का एक बड़ा कोष होता था। राज्य भी इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे और ये संस्थाएं बैंकों का भी कार्य करती थी। तो इस प्रकार भारतीय जो वाणिज्य व्यवस्था के संचालन में इन श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान होता था। अब धार्मिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। गुप्त काल भारत के धार्मिक विकास के लिए भी विख्यात है। गुप्त काल के जो सम्राट थे उनकी धार्मिक उदारता के कारण वैदिक धर्म और पौराणिक धर्म को ही नहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी फलने फूलने का मौका मिला था। सबसे पहले तो हम वैदिक धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे कि गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हुआ। इस युग में वैदिक यज्ञों और संस्कारों की पुनः प्रतिष्ठा हुई।
समुद्रगुप्त और प्रवरसेन प्रथम जैसे प्रतापी सम्राटों ने ही नहीं, इक्ष्वाकु वंश के शांतमूल नामक एक छोटे से राजा ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। मतलब इस समय जो ये जो काल था, इस समय राजाओं ने अनेक यज्ञों का और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। यज्ञों के अवसर पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। इस प्रकार समाज में वैदिक यज्ञों और संस्कारों का महत्व था। इस युग में ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म में अनेक सुधार किए। गुप्त काल में मीमांसा, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, न्यास सूत्र आदि ग्रंथ लिखे जिनमें बौद्ध मत का खंडन किया गया। हिंदू धर्म के सिद्धांतों के पक्ष में अनेक तर्क दिए गए। इस काल में पुराणों और स्मृतियों की विशेष जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वैष्णव धर्म भी अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। उत्तरी भारत में पुराणों और भगवत गीता के प्रचार के कारण वैष्णव धर्म की लोकप्रियता बढ़ गई और गुप्त सम्राट स्वयं भी अनुयायी इसके ही थे वैष्णव धर्म के, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो राजाज्ञा है उन पर गरुड़ का चित्र अंकित था। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने परम भागवत उपाधि धारण की थी। गुप्त सम्राटों के प्रोत्साहन से विष्णु की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया। उदयगिरी की जो पहाड़ी है ना, उस पर 4 भुजाओं वाले विष्णु की एक प्रतिमा लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त इसी पहाड़ी की गुफा में विष्णु के वराह अवतार की एक मूर्ति प्राप्त हुई। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था पर्णदत्त, उसका जो पुत्र था चक्रपालित, उसने गिरनार में विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाया था। गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त के एक सामंत मात्र विष्णु ने विष्णु के ही एक रूप जनार्दन की स्मृति में एक ध्वज बनवाया था। गुप्त युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कल्पना की गई थी, जिनमें वराह, कृष्ण, वामन, मत्स्य, राम आदि के अवतार प्रमुख थे। तो इस प्रकार गुप्तकालीन अभिलेखों में भी विष्णु और उनके अनेक अवतारों से संबंधित पौराणिक कथाओं का उल्लेख हुआ है। शैव मत का भी प्रचार हुआ था, क्योंकि अनेक जो मंत्री, सेनानायक या उच्च अधिकारी थे वो शैव ही थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था वीरसेन शैव ही था और उसने उदयगिरी पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कुमारगुप्त प्रथम के भिलसत स्तंभ लेख में ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा महासेन मंदिर में प्रतोली निर्माण और छत्र देने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के शिव मंदिरों में जो प्रमुख थे उनके नाम आप सुन लें। भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ये 2 मेन है। ठीक है। गुप्त काल में अनेक शिव मंदिरों का, लिंगों का, मंदिरों का निर्माण हुआ। इस समय एक मुखी या चतुर्मुखी शिव की पूजा का प्रचलन अधिक था। इसके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में भगवान सूर्य की स्तुति की गई है। ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन है, वापस सुन लीजिए। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में भगवान सूर्य की स्तुति की गई है। इस ताम्रपत्र से ये ज्ञात होता है कि क्षत्रियों ने अंतर्वेद में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर में नित्य दीप जलाने की व्यवस्था के लिए एक ब्राह्मण की नियुक्ति की गई थी। इन मंदिरों के अतिरिक्त सूर्य की अनेक प्रतिमाएं मिली है। भूमरा में एक अत्यंत सुंदर सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो गुप्त काल में शिव, विष्णु, सूर्य आदि की पूजा करने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। तो इन सब के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म भी इस समय प्रचलन में थे। गुप्त काल में दोनों ही धर्म फल फूल रहे थे। चीनी यात्री जो फाहियान था वो बताता है कि हजारों इन प्रदेशों में कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान में हजारों बौद्ध विहार थे और उनमें लाखों बौद्ध भिक्षु रहते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार था। इस युग में आंध्र प्रदेश बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ नागार्जुन जो कोंडा नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार था, जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षु निवास करते थे।
कांची और वल्लभ में भी बड़े-बड़े विहार थे, जो बौद्ध दर्शन, धर्म और शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र की शिक्षा केंद्रों में महायान और हीनयान मतों के अनुयायी मिलजुल कर रहते थे। इसी तरह से जैन धर्म भी विद्यमान था और जैन धर्म की जो संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय की जो महासभा हुई वह गुप्त काल में ही हुई थी। पहली महासभा हुई थी वल्लभी में, जिसके आचार्य थे नागार्जुन। दूसरी महासभा भी वल्लभी में हुई, इसके आचार्य थे शमा श्रवण। इन महासभाओं में श्वेतांबर संप्रदाय के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया गया था और मथुरा तथा वल्लभी श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण भारत में भी दिगंबर संप्रदाय का प्रचार था। कर्नाटक और मैसूर जो थे दिगम वहाँ पे बहुत से जैन रहते थे। तो इस प्रकार से दक्षिण में भी जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ। तो हिंदू धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव से जैन धर्म भी मुक्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म की भांति जैन धर्म में भी पूजा पाठ और अनुष्ठान का समावेश हो गया। जैन धर्म के जो तीर्थंकरों की मंदिरों में पूजा होने लगी, उसमें भी स्तुति, पूजा, अर्चना, तीर्थ यात्रा आदि का प्रचलन हो गया। तो ये आज के व्याख्यान में हमने सुना गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को। धन्यवाद।